हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2023 इंडिया एजिंग रिपोर्ट। सबसे पहली बात, ये रिपोर्ट रिलीज़ किसने की है? ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, अब उन्होंने इस फंड अपनी जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा है, ये किस रिगार्डिंग है, उसके बाद बात करते हैं। एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के ऊपर इस रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले इन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि जो इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन है उसका डेकेडल ग्रोथ रेट जो रहेगा वो 41% रहने वाला है। ठीक है, ये एस्टिमेट लगाया गया है। एंड एल्डरली पॉपुलेशन का जो शेयर रहेगा इन द टोटल पॉपुलेशन दैट विल डबल टू ओवर 20% बाय 2050। तो मतलब आपका 2050 तक आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 20% जो शेयर है वो एल्डरली पॉपुलेशन का रहने वाला है, जो अभी से आपका ऑलमोस्ट डबल शेयर है। ठीक है, अब इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो आपकी सरपास कर जाएगी, मतलब इतनी ज़्यादा हो जाएगी देन द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर एज्ड अप टू 15 इन द कंट्री। एंड ये कब तक हो जाएगा? बाय 2046 तक। ठीक है, 2046 तक ये आपका हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अब बाकी जो इसमें रिपोर्ट में और भी इम्पॉर्टेंट जो आपकी फाइंडिंग्स दी गई हैं उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला ये कहा गया है कि जो इंडिया में आपकी एल्डरली पॉपुलेशन है, मोर देन 40% जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनके पास बहुत कम वेल्थ है। ठीक है, और इस 40% में से भी लगभग 18.7% एल्डरली पॉपुलेशन वो है जिनके पास कोई भी इनकम नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इस रिपोर्ट में जो लेवल ऑफ पुअर्टी है एल्डरली पॉपुलेशन का और उनकी लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन जो है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है पुअर्टी का, वो आपका थ्रू डाटा शो किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो बोला गया है कि जो पॉपुलेशन है जिनका एज है अबाउ 80, अराउंड 80 जो है 80 एंड अबाउ 80 जो है उनका जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 279% रहेगा बिटवीन 2022 टू 2050। ठीक है, मतलब 2022 से लेकर 2050 तक के बीच में इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट रहने वाला है पॉपुलेशन जिसका एज 80 है या 80 अबाव है। ठीक है, और उसमें भी ये कहा गया है कि ये जो एज ग्रुप है इनके अंदर सबसे ज़्यादा होंगी आपकी विडोड फीमेल जो कि हाईली डिपेंडेंट वाली होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका पैटर्न है कि 80 से अबाव रहने वाली जो आपकी ये विडोड आपकी मोस्टली ये जो पॉपुलेशन है फेमिनाइज्ड होगी इन आपके 2022 से लेकर 2050 तक के टाइम पीरियड में। ये पैटर्न आपका सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है बल्कि आपके दूसरे जो नेशंस है, अदर नेशंस है, वहाँ पर भी देखा गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए कहा गया है कि इंडिया में जो एज है 60, एट द एज 60 एंड 80, इस एज के वाले जो फीमेल्स हैं और मेल्स हैं उनमें देखा गया है कि विमेन की जो एक्सपेक्टेंसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है विमेन की, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मैन। ठीक है, लेकिन स्टेट वाइज और यूटीज में वेरिएशन ज़रूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल कह सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी विमेन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द मैन एट द एज ऑफ 60 एंड 80। ठीक है, अब ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है विमेन की एट द एज 60 वो ग्रेटर देन 20 ईयर्स है इन द स्टेट्स राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरला, हिमाचल प्रदेश, यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, ठीक है, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी मोर देन 20 ईयर्स है एट द एज 60, वो इन स्टेट्स के अंदर इनकी पॉपुलेशन काफ़ी टाइम तक रहेगी। मतलब यहाँ पर जो डिपेंडेंसी रेट है, ठीक है, जो आपका रेशो बोलना चाहिए, जो डिपेंडेंसी रेशो है
एल्डरली पॉपुलेशन का वो इन स्टेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मतलब इन स्टेट्स को आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपकी जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसका बर्डन फेस करना होगा इनकी इकोनॉमीज़ को, ठीक है। सेक्स रेशो के बारे में भी बताया गया है। सेक्स रेशो क्या होता है? सेक्स रेशो होता है नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। वर्ल्ड में इसका उल्टा देखा जाता है, लेकिन इंडिया में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी है पर 1000 मेल्स में। तो ये कहा जा रहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर जो सेक्स रेशो है वो तो इंक्रीज़ कर रहा है और धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है सिंस 1991। लेकिन अगर जनरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो रेशो है ये स्टेगनेंट है, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न जो आपके स्टेट्स हैं वहाँ पर एल्डरली जो पॉपुलेशन है उनका सेक्स रेशो इंक्रीज़ ज़रूर किया है, लेकिन वो 1000 से बिलो है, ठीक है। 1000 से बिलो होने की वजह से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं आपके, यहाँ पर मेन आपके अभी भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द वीमेन एट एज 60 या 60+ ईयर्स वालों के लिए। नेक्स्ट, पुअर्टी लिए कहा गया है कि आपकी जो एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया में होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होगी। कैसे? यहाँ पर ज़्यादा आपके नंबर होगा विडोड का, जो अकेले रह रहे होंगे, कोई इनकम नहीं होगी, उनके पास बहुत कम असेट्स होंगे उनके खुद के, और वो फुल्ली डिपेंडेंट होंगे ऑन देयर फैमिली फॉर द सपोर्ट, ठीक है। ये सारे विमेन के लिए बोला गया है कि आपकी एल्डरली पॉपुलेशन में जो विमेन है वो बहुत ज़्यादा गरीब होंगी, और वो खासकर कैसी होंगी, ज़्यादातर जो विडो होंगी, अकेले रह रहे होंगे, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा और उनके खुद के कोई असेट्स नहीं होंगे, बहुत कम असेट्स होंगे, और वो फुल्ली डिपेंडेंट होंगी अपनी फैमिली पे सपोर्ट के लिए, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आने वाले जो साल है उसमें इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी चैलेंजेस रहेंगे उसकी एजिंग पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, वो इंडिया को फेस करना होगा फेमिनाइजेशन एंड रूरलाइजेशन। फेमिनाइजेशन, इसमें क्या चैलेंज है कि आपकी जो एल्डरली फीमेल्स हैं वो सारे के सारी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में होंगी, वो बहुत ज़्यादा पुअर होंगी, एंड उनके पास कोई भी मतलब डिपेंडेंट है वो फुल्ली दूसरों के ऊपर, ठीक है। फुल्ली डिपेंडेंट है अपनी फैमिलीज़ पे, और ख़ुद उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिनसे कि वो अपना देखभाल कर पाएँ, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स, अपनी पॉलिसीज़ जो है वो इस तरीके से बनानी होंगी कि आगे आने वाले सालों में जो आपकी एल्डरली पॉपुलेशन है जिसमें ज़्यादातर फीमेल्स होंगी उनको सपोर्ट दिया जा सके, ठीक है। उनको सपोर्ट दिया जा सके, या वो खुद इतनी सशक्त कह लीजिए कि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ। इस तरह की हमें पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। तो ये आपको एक सजेशन की तरह, मतलब एक इंडिकेशन दिया गया है इन दिस रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि स्टेट्स की बात करते हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके लिए क्या कहा गया है। तो उनके लिए बोला गया है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है इंडियन स्टेट्स के अंदर, ठीक है। आपस में स्टेट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो एब्सोल्यूट लेवल है और जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, एल्डरली पॉपुलेशन की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब हर स्टेट आपका इंडिया में जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो सभी एक ही स्टेज पर नहीं है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट में अभी तो यंगर पॉपुलेशन है और आगे आने वाले सालों में सभी के पास ही एकदम से एल्डरली पॉपुलेशन आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ आपके पास ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी फ़िलहाल एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, कुछ है स्टेट्स आपके ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स आपके पास ऐसे हैं इंडिया में जिनके पास अभी भी यंगर जनरेशन है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं सदर्न रीजन की, और कुछ आपके नॉर्दर्न स्टेट, कुछ सेलेक्टिव हैं, सारे नहीं, कुछ आपके नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन का शेयर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देन द नेशनल एवरेज इन 2021। ये तो 2021 में बोला गया कि अभी से ही इस रीजन के अंदर आपका एल्डरली पॉपुलेशन का शेयर बहुत ज़्यादा है, और कहा जा रहा है कि ये जो आपका शेयर है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नेशनल एवरेज और जो इन स्टेट्स के अंदर जो ये रेशो है
इनके बीच में ये गैप बढ़ने वाला है। ठीक है, आपका नेशनल एवरेज तो नीचे होगा, मतलब एल्डरली पॉपुलेशन ओवरऑल इंडिया में जितनी है वो लेवल, और जो आपका स्टेट्स है उनका जो लेवल होगा एल्डरली पॉपुलेशन का वो आपका ज़्यादा होगा, मतलब ये गैप आपका बहुत ज़्यादा वाइडन अप कर जाएगा बाय 2036। ठीक है, अब हम स्टेट्स की बात करें कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है या जिनके पास अभी भी यंगर वंस हैं। ठीक है, तो देखा गया है कि कुछ आपके स्टेट्स हैं जिनका फर्टिलिटी रेट तो बहुत ज़्यादा है और वो अभी भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, मतलब उनका अभी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है फ्रॉम यंगर टू एल्डरली, बल्कि अभी भी उनका यंगर पॉपुलेशन का ही फेज़ चल रहा है। तो वो है जैसे कि बिहार, यूपी हो गया। तो वहाँ पर कहा गया है कि जो इंक्रीज़ आए होगा एल्डरली पॉपुलेशन का इन द जो शेयर है एल्डरली पॉपुलेशन का, वो आपका बिटवीन 2021 से लेकर 36 तक कम ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, यंगर पॉपुलेशन ही रहेगी। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को कंपेयर करते हो सदर्न और वेस्टर्न इंडिया की पॉपुलेशन को, सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको अगर आप कंपेयर करते हो विद द सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के साथ, तो इन स्टेट्स में यंगर ग्रुप ज़्यादा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, यहाँ पर यंगर पॉपुलेशन अभी भी ज़्यादा है। और ये चीज़ किससे इंडिकेट की है, इन्होंने डिपेंडेंसी रेशो बताया है। डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है, एल्डरली पीपल पर 100 पीपल। ठीक है, कितने आपके एल्डरली पीपल है पर 100 पीपल पे। एज ग्रुप जो 100 पीपल हम ले रहे हैं वो 15 to 59 ईयर्स है। तो बोला गया है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, साउथ के आपके जो सदर्न रीजन है, वहाँ पर डिपेंडेंसी रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। और जो जैसे कि बोला गया है कि सदर्न रीजन का डिपेंडेंसी रेट आपका अराउंड 20 है, वैसे ही वेस्टर्न इंडिया का भी 17 है, आसपास ही है। ठीक है, जो नेशनल एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है सदर्न का। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि सदर्न रीजन का नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। नेशनल एवरेज है 20 एंड जो सदर्न रीजन का डिपेंडेंसी रेशो है वो 20 से भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूटीज़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हो, रीजन की बात करते हो, वहाँ पर डिपेंडेंसी रेशो तो नेशनल एवरेज से भी कम है। तो मतलब आप ओवरऑल ये कह सकते हो, देखो तुम्हारे आपके इंडिया में जो सदर्न रीजन है, जो वेस्टर्न रीजन है और कुछ आपके नॉर्दर्न के कुछ एक जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर तो क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है। ठीक है, इनका शेयर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो आपकी सेंट्रल है और जो ये ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, यहाँ पर यंगर पॉपुलेशन है। ठीक है, इस तरह का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चल रहा है। ये वेरिएशन है हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का अमंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब हम देख लेते हैं कि UNFPA है क्या, जिसने ये आपकी रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो ये जो एजेंसी है इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था इन 1969 और तब इसका नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो इसीलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोल रहे हैं, UNFPA। इसी नाम की वजह से इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। ठीक है, और इसी टाइम पर यूनाइटेड नेशन, मतलब सेम ईयर में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया था कि जो पेरेंट्स होंगे उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन उन्हें रखने हैं और उनके बीच में स्पेस कितना रखना है। उनके पास ये एक्सक्लूसिव राइट है। फिर 1987 में इस एजेंसी का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था और फिर इसका नाम फ्रॉम यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ से चेंज होकर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन एक्रोनिम क्या यूज़ कर रहे हैं, ओरिजिनल वाला ही यूज़ करते हैं, UNFPA ही यूज़ करते हैं, चेंज नहीं किया हमने एक्रोनिम, नाम चेंज कर दिया। गोल क्या है इस एजेंसी का, इस एजेंसी का गोल है कि जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो सभी को मिले, स्पेशली जो आपके विमेन है और यंग पीपल है, इन सभी को ये राइट्स और ये चॉइसेस दो सभी मिले, सभी को बराबर मिले। ठीक है,
और वो आपके एक्सेस कर पाएँ हाई क्वालिटी की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को, जैसे कि वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग हो गया, मैटरनल हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन, इस तरह की उन्हें हाई क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज भी एक्सेसिबल हो। अब जो UNFPA है वो फंडिंग कहाँ से लेता है, तो इसे जो फंड मिलता है, इसे जो एंटायरली सपोर्ट दिया जाता है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जो कोई भी गवर्नमेंट दे दे, कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दे दे, कोई प्राइवेट सेक्टर, फाउंडेशंस, इंडिविजुअल्स, कोई भी दे सकता है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन का रेगुलर बजट है वहाँ से कोई भी फंडिंग नहीं मिलती है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशन है, UNFPA है, ये सब्सिडरी किसका है, तो ये सब्सिडरी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। ये अपनी रिपोर्ट देता है UNDP को, या फिर UNFPA का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है 36 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स का, उसको देता है। ठीक है, यानी कि UNFPA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड या फिर UNDP को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, एंड जो भी इसे पॉलिसी गाइडेंस दी जाती है वो इसे मिलती है फ्रॉम इकोसॉक, मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसे पॉलिसी गाइडेंस देता है। एंड ये अपने फंड्स को कोलैबोरेट भी करता है किसके साथ, विद अदर डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज के साथ, जैसे कि आपके WHO, यूनिसेफ, UNDP, UNAIDS, इनके साथ ये कोलैबोरेट करता है। हेडक्वार्टर है इस एजेंसी का न्यूयॉर्क में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और यहाँ पे मैंने छोड़ दी थी, इसका जो गोल है UNFPA का, वो ये गोल है कि ये एंड करना चाहता है जो भी आपकी नीड्स अभी तक मीट नहीं की गई हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, आपकी जेंडर बेस्ड वायलेंस, हार्मफुल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है ये उनको एंड करने के लिए काम कर रहा है, इसका गोल है। और ये कब तक करना चाह रहा है, बाय 2030 तक। ठीक है, सो ये था कंप्लीट आपके लिए UNFPA के बारे में जानना, जितना आपको जानना चाहिए वो मैंने सब यहाँ पर इंक्लूड किया है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।